नमस्कार दोस्तों, आयात निर्यात .com इस हिंदी वेबसाइट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब तक के मैं वीडियो में आपको बताया था कि कैसे कंपनी बनाना है एक्सपोर्ट के लिए और ऑर्डर के लिए तैयारी करनी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपोर्ट के ऑर्डर को कैसे पूरा किया जाए। आपने अपना परफॉर्मा इनवॉइस भेजा क्लाइंट को, क्लाइंट ने परफॉर्मा इनवॉइस को एक्सेप्ट कर लिया। अब आता है एक्सपोर्ट की कार्रवाई कैसे पूरी की जाए। कई बार ऐसा होता है कि एक्सपोर्ट में एडवांस पेमेंट ना होने के बावजूद एक्सपोर्ट किया जाता है। जैसे DADP बोलते हैं, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट प्रेजेंटेशन। ये जो DADP का जो सिस्टम है, ये आप कुछ दिनों के बाद जब आपको एक्सपोर्ट में काफ़ी कॉन्फिडेंस आया तब करें। या तो आप एडवांस में करें या LC पे। LC का मतलब हुआ लेटर ऑफ क्रेडिट। आपने परफॉर्मा इनवॉइस भेजा, ख़रीदार ने LC ओपन किया आपके नाम पर। मतलब ये हुआ कि आप एक्सपोर्ट करने के बाद ज़रूरत के कागजात अपने बैंक के द्वारा ख़रीदार के पास भेजेंगे और ख़रीदार जो है आपको पैसा देगा। अब LC जब आता है आपके पास, लेटर ऑफ क्रेडिट, उसकी अच्छी तरह जांच कर लीजिए। उसमें दिए हुए नियम और शर्तों को आप पूरा कर सकते हैं या नहीं, इसकी भी आप जांच कर लीजिए। इसमें 2-3 तरह का डेट होता है एक्सपोर्ट LC में। एक होता है लास्ट डेट ऑफ शिपमेंट और एक होता है लास्ट डेट ऑफ नेगोशिएशन। लास्ट डेट ऑफ शिपमेंट का मतलब होता है कि किस दिन तक आप, इस पर्टिकुलर तारीख तक आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी उस तारीख तक आप BL या एयरवे बिल बना सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ नेगोशिएशन जो नॉर्मली जो है उस तारीख से 15 दिन तक का फ़र्क रहता है। कहीं कहीं 12 दिन रहता है, कहीं 10 दिन रहता है। ये अलग अलग समय पर बदलता रहता है। इसकी भी आप जांच कर लीजिए। लास्ट डेट ऑफ शिपमेंट का मतलब हुआ उसके बाद आप शिपमेंट कर ही नहीं सकते। मतलब आपको अपना शिपमेंट और एक्सपोर्ट का प्रोग्राम इस तरह से बनाना है कि उस तारीख की काफ़ी पहले ही आप एक्सपोर्ट कर दें, ताकि आपको बाकी की कार्रवाई, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने में काफ़ी समय मिले। ऐसा ना हो कि लास्ट मिनट में भागम भाग हो जाए और कुछ गलती हो जाए, लेट हो जाए, लेट फ़ी भरना पड़े या बायर के पास से रिजेक्शन आ जाए, डॉक्यूमेंट में कोई तकलीफ़ हो जाए, पेमेंट में प्रॉब्लम आ जाए। ये सब ना हो, इसके लिए बढ़िया सा चेकलिस्ट बनाइए। स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, कर सकते हैं या नहीं। अगर आपको LC की कोई शर्त मंजूर नहीं हो रही है या आप नहीं कर पा रहे हैं तो बायर के साथ कांटेक्ट कीजिए, उसको सुधार लाइए, उसमें अमेंडमेंट लाइए। अब आता है एक्सपोर्ट का प्रोसेस। जैसे ही LC आए तो तरीके से, सलीके से एक्सपोर्ट का पैकिंग चालू कीजिए। अगर LC में कहता है कि एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, तो जो एजेंसी से आपको सर्टिफिकेट लेना है उसके अपॉइंटमेंट लेकर का आदमी को बुलाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा। उसके बाद फाइनल पैकिंग करना पड़ेगा, सील करना पड़ेगा। अगर एक्साइज या कस्टम्स की किसी और कार्रवाई की बाकी है तो वो करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपके गोडाउन, अगर एक्सपोर्ट प्राइस अगर आपका CIF है, मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट है, तो आपके गोडाउन से ले करके ख़रीदार के गोडाउन तक का इंश्योरेंस आप निकालवा लीजिए। उसके पेपर अपने पास रख लीजिए। एक्सपोर्ट का इनवॉइस तैयार कीजिए, पैकिंग लिस्ट तैयार कीजिए। और आपका जो क्लियरिंग एजेंट है, आजकल उसे कस्टम ब्रोकर कहते हैं, उससे संपर्क करके आपके सामान को व्यवस्थित रूप से सही तरीके से ले जा करके एयरपोर्ट या सी पोर्ट के यहाँ पहुँचा दीजिए। क्लियरिंग एजेंट उसे जो भी कार्रवाई करना है कस्टम में पासिंग करवाएगा, उसका शिपिंग बिल बनाएगा। आपकी कंपनी की सारी जानकारी शिपिंग बिल में डाला जाएगा। एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल को डाला जाएगा। इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट की डिटेल को शिपिंग बिल में डाला जाएगा। फिर CHA की मदद से डॉक्यूमेंट्स आगे बढ़ेंगे। कस्टम ऑफिसर उसको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर देंगे। मतलब किसी तरह का उसमें कोई जांच की ज़रूरत नहीं है या किसी तरह का अड़चन नहीं है। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा तो आपसे टेक्निकल जानकारी मांगी जाएगी, जो आपको लिखित रूप से देना पड़ेगा। इसके बाद आपका प्रोडक्ट जो है पानी जहाज़ या हवाई जहाज़ पर चढ़ाया जाएगा और
जो जहाज़ का ऑपरेटर है, पानी जहाज़ का ऑपरेटर है या उसका एजेंट है, कैरियर कहते हैं उसे, वो आपके CHA यानी कस्टम ब्रोकर को एक रसीद देगा, उसे कहते हैं मेट रसीद। ये इस बात का सबूत है कि उसने आपके द्वारा दिए गए प्रोडक्ट को स्वीकार कर लिया, ले लिया, अब ये उसके पास है। अब इस डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट की सहायता से आपके CHA आपको बिल ऑफ लेडिंग, अगर आप पानी जहाज़ से भेज रहे हैं या फिर हवाई जहाज़ से भेज रहे हैं तो एयरवेल बना के देगा। इन सब डॉक्यूमेंट को आपको लेकर ऑफिस में फिर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट। आमतौर पर एक्सपोर्ट करने के लिए ख़रीदार के तरफ से इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट के अलावा अगर कुछ किसी तरह का खाने पीने का वस्तु है तो उसके भी कुछ खास सर्टिफिकेट होते हैं। कंटेनर में अगर पूरे खाने पीने के सामान गया है तो उसकी जो फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट होता है। इसके अलावा अन्य देशों में अगर किसी तरह का खाने पीने का सामान भेजा जा रहा है तो उसका खास तरीका सर्टिफिकेट मंगाते हैं कि खाने पीने के सामान में किसी तरह का जैविक पदार्थ नहीं है, इसमें किसी तरह हानिकारक पदार्थ नहीं है, इस तरह के सर्टिफिकेट मंगाए जाते हैं। कुछ देशों में या कुछ बायर्स जो है उनके देश के एम्बेसी से आपके इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट को सर्टिफाई करा के मांगते हैं, तो उस एम्बेसी में जा कर के आपको आपके इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट को सर्टिफाई कराना पड़ता है। और ये सब डॉक्यूमेंट्स बना करके बिना किसी स्पेलिंग मिस्टेक, बिना किसी इंफॉर्मेशन को छुपाए आपको डॉक्यूमेंट बनाना है और अपने बैंक को सबमिट करना है। यहाँ मैं वापस आपको ध्यान दिला दूँ, किसी भी हालत में चाहे पेमेंट एडवांस में आए या 30 डेज़ के बाद आने वाला हो या डॉक्यूमेंट LC के अगेंस्ट में आप भेज रहे हैं, आपको अपना डॉक्यूमेंट आपके बैंक के थ्रू ही भेजना है। ये सरकारी कानून है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। डॉक्यूमेंट आप जब बैंक को देंगे तो बैंक जो है उस डॉक्यूमेंट की जांच करता है, कुछ त्रुटि वगैरह हो तो आपको बताता है कि भाई इसको ज़रा ठीक कर लीजिए। फिर बैंक जो है नॉर्मली उसको 2 भागों में बांटता है और एक भाग को पहले विदेशी खरीदार के बैंक को भेजता है तो दूसरा जो सेट है बाद में भेजता है। ये पुराने समय का प्रचलन है, 2 सेट में बनाया जाता है और इसमें इस डॉक्यूमेंट के साथ में आपको बिल ऑफ एक्सचेंज भी बनाना पड़ता है, जिसे हिंदी में हुंडी कहते हैं। अब ये 2 सेट डॉक्यूमेंट बनाने का पुराने समय से प्रचलन इसलिए है कि मान लीजिए कोई एक सेट डॉक्यूमेंट रास्ते में गुम हो गया, ख़राब हो गया, किसी और परेशानी कारण को उसको नहीं पहुंच पाया, तो दूसरे सेट के डॉक्यूमेंट के बल पर ख़रीदार जो है वहाँ की जो शिपिंग कंपनी का जो एजेंट होगा उसके पास जा कर के उस माल को छुड़ाने के लिए डिलीवरी ऑर्डर लेगा। फिर वहाँ की कस्टम की कार्रवाई होगी, उसमें इंस्पेक्शन होगा कि जो डॉक्यूमेंट आपने भेजा उसी के हिसाब से सामान है या नहीं। अगर आपने सामान 20 लिखा है, 19 पहुँचा तो फिर वहाँ प्रॉब्लम होता है। जब 20 लिखा और 21 पहुँचा तो फिर वहाँ कुछ कार्रवाई होती है, फिर लिखित कार्रवाई करना पड़ता है। वो माल छुड़ाता है, वहाँ की जो टैक्स भरना होता है। इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट छुड़ाने के बाद जो है ख़रीदार जो है अगर LC का डॉक्यूमेंट है तो 30 दिन का DA होगा या 30 दिन के बाद पेमेंट करेगा। वो अपने बैंक को कहेगा कि भाई 30 दिन के बाद पेमेंट कर दीजिए। पैसा जो है आप उसके बैंक के थ्रू आपके बैंक के पास आएगा और आपका बैंक जो है आपको बताएगा कि भाई आपका इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में पैसा आ चुका है। इस तरह से साइकिल पूरा हो जाता है। अब जब एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंट आपने भेजा, क्लाइंट के पास से पैसा आ गया, तो यहाँ आपकी कार्रवाई पूरी नहीं होती है, आपका काम पूरा नहीं होता है। आपको एक्सपोर्ट रियलाइजेशन सर्टिफिकेट बैंक से लेना होता है। मतलब आपने एक्सपोर्ट किया और सचमुच में उसका पैसा भारत के अंदर आ गया, इसका एक सर्टिफिकेट बैंक आपको देगा। इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। आजकल तो ऑनलाइन किया जाता है, वो अप्लाई करना पड़ता है और फिर वो सर्टिफिकेट जो है DGFT के यहाँ जमा किया जाता है। आपके एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को देना पड़ता है ताकि आप उनको पता चले कि आप सचमुच में काम कर रहे हो। आपको किसी तरह का इंसेंटिव वगैरह हो तो उसमें आप सहायता करते हैं। DGFT वाले इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि आपने जो एक्सपोर्ट किया उसमें से सचमुच पैसा आ गया, आपने इसमें किसी तरह का गड़बड़ नहीं किया। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के मैं वीडियो और भी बनाता रहूँगा। रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और किसी तरह का सुझाव वगैरह हो तो वो भी मुझसे शेयर करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।